शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। ये हैरत अंगेज नजारा फिल्मी नहीं है, ये नजारा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका का, जहां सड़कों पर बह रही है खून की नदी। बांग्लादेश के ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर अजब हाल दिखाई दिया। हर तरफ खून की नदी सी बहती नजर आई। दरअसल बांग्लादेश में मंगलवार को जबरदस्त बारिश हुई और ढाका में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से कुर्बानी दिए गए जानवरों का खून पानी में मिल गया और कॉरपोरेशन ने भी इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। ढाका के लोगों का कहना है कि कॉरपोरेशन ड्रेनेज सिस्टम बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहा और उन्होंने बकरीद के दौरान भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जानवरों की कुर्बानी के लिए ढाका की 2 खास जगहों को चुना गया था, लेकिन लोगों ने उन जगहों पर कुर्बानी न देकर अपने घरों के गैराज और गलियों में जानवरों की कुर्बानी दी, जिसकी वजह से ढाका की छोटी छोटी गलियों से लेकर बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी की चौड़ी सड़कों तक यही नजारा दिखाई दे रहा था। भारी बारिश के बाद गाड़ियां आधी डूबी हुई थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि कहीं ये रंग सुर्ख लाल था तो कहीं हल्का लाल। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, देखकर लगता है मानो पूरा शहर ही खून की इस नदी के बीच बसा हो। बारिश थमी तो लोग अपने अपने घरों से निकले, गाड़ियां भी निकली और बसें भी चली। कुछ लोग हाथ में छाता लिए पैदल ही खून की इस नदी से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंखों को बारिश के पानी में घुल चुका ये लाल रंग बार बार खटक रहा था। ढाका के लिए सड़कों पर पानी भरने की तस्वीर नई नहीं है, क्योंकि यहां बारिश का पानी निकलने का पुख्ता इंतजाम नहीं है, लेकिन बारिश के पानी के साथ मिल चुका कुर्बानी का खून एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा था, जिसके गवाह सिर्फ ढाका के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बनी। यह कहानी उस जेलर की है जो कई बार अपनी आशिक मिजाजी की वजह से सस्पेंड हुआ, कई बार उसके खिलाफ हुई कार्रवाई और अब एक बार फिर अपनी रंगीन कहानी से चर्चा में है वो जेलर। सुनिए ना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर कोई नहीं है, मैं कॉर्नर में हूँ। अगर कोई देख लेगा तो आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ। कोई देख लेगा सर। कैसे? मेरी गाड़ी कोने में खड़ी है। कोई देख लेगा सर, आपकी मेरी दोनों की बदनामी होगी। आपकी तो जाने दो, लोग मेरे को ही बोलेंगे। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, आओ तुम जल्दी। कौन है ये जेलर जो एक महिला को मिलने के लिए बुला रहा था, उस पर दबाव डाल रहा था? देखिए एक रंगीन मिजाज जेलर की ये सनसनीखेज कहानी। मुंबई से सटी ठाणे जेल, वो जगह जहां दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नायक जैसे तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन्स के लिए काम करने वाले खूंखार गैंगस्टर कैद हैं। ये वो जगह है जहां चोरी चकारी करने वालों से लेकर अपहरण और हत्या तक अंजाम देने वाले आरोपियों को कैद करके रखा गया है। इस जेल की जिम्मेदारी पिछले हफ्ते तक थी सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव के पास, जो अब सस्पेंड कर दिए गए हैं और खुद जिन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। वजह है हीरालाल जाधव पर लगा एक संगीन आरोप। ठाणे नगर पुलिस ने हीरालाल जाधव के खिलाफ अपने मातहत काम करने वाली महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया है। 31 अगस्त को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में वहीं के महिला कर्मचारी ने, कारागृह महिला कर्मचारी ने हमारे पुलिस स्टेशन में मोलेस्टेशन से रिलेटेड एक कंप्लेंट की है अपनी सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल इनके अगेंस्ट। आरोप ऐसे है कि उन्होंने उसे काफ़ी एसएमएसेस दिए और जेल से बाहर मिलने के लिए बुलाया, इतना उन्होंने इससे रिलेटेड उन्होंने कंप्लेंट दी है।
इसके बारे में हम सारे फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं और तुरंत ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस महिला सिपाही ने हीरालाल जाधव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, वो महिला कर्मचारी इसी थाने जेल में हीरालाल जाधव के मातहत काम करती है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि हीरालाल जाधव से उसने सरकारी कमरे की मांग की थी, लेकिन हीरालाल जाधव ने उसकी जरूरत का फायदा उठाने की कोशिश की। हीरालाल जाधव के खिलाफ जो उसके साथ बातचीत हुई थी, उसकी एक ऑडियो सीडी भी इस महिला कर्मचारी ने पुलिस को दी है, जिसकी एक प्रति एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। हेलो, चौक पर ही खड़ा हूँ। अभी तक चौक पर? मैं क्या कह रही हूँ सर, 10 से 5 मिनट तक वेट करेंगे क्या? मेरी सहेली आ रही है, वो किसी से मिलने गई है। उसने मुझे फोन किया कि मैं तेरे रूम पर आ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ। तो बस 10 या 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तब तक मैं चौक पर हूँ। ओह, तो आप चौक पर ही हैं? अभी उसे आने में वक्त है, तब तक आप फोन पर ही बातें कीजिए ना सर। मैं चौक पर ही हूँ, तुम आओ। हाँ ठीक है सर, मैं चौक पर आती हूँ, लेकिन बताइए ना। चौक के पास कलवा का ब्रिज शुरू होने से पहले ही जेल से आते हुए दीवार से सटकर ही है। स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट साइड में। सुनिए ना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर कोई नहीं है, मैं कॉर्नर में हूँ। अगर कोई देख लेगा तो आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ। कोई देख लेगा सर। कैसे? मेरी गाड़ी कोने में खड़ी है। कोई देख लेगा सर, आपकी मेरी दोनों की बदनामी होगी। आपकी तो जाने दो, लोग मेरे को ही बोलेंगे। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, आओ तुम जल्दी। रुको ना सर, वो 10 मिनट में आ ही रही है, जेल के पास ही है वो। आओ, पौना घंटा हो गया है तुम्हारा वेट करते हुए। आ रही हूँ, लेकिन फोन पर ही बोलिए ना सर। फोन पर बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आऊंगी, लेकिन फोन पर ही बोलिए ना। तुम आओ जल्दी, अपनी सहेली को बोलो कि तुम्हें कुछ काम आ गया है, तुरंत निकलो। सर, वो मेरी सहेली कल्याण से आ रही है, वो पहले से मेरी सहेली है। उसे ऐसा लगेगा कि वो आई और मैं चली गई। उसको कहो ना कि कुछ अर्जेंट काम निकल आया। मैंने उसको कहा कि काम है, मुझे तो उसने कहा कि बस 10 मिनट दे दो, बस थोड़ा सा काम है। वो आ ही रही है यहाँ, लेकिन मुझे बताइए तो सर कि किस लिए मिलना चाहते हैं। आओ ना, तुम भी क्या हद कर रही हो। आओ, मैं चौक पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हमें वहीं बात करनी है कि कहीं बाहर चलना है? अरे थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर मार के आएंगे। नहीं सर, चक्कर वक्कर मारने के लिए मैं नहीं आऊंगी। अरे गाड़ी में चक्कर मार के आएंगे। नहीं सर, आप वहीं पर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने देख लिया ना, तो मेरे साथ आपकी भी बदनामी होगी। आपको पता है ना कैसे लोग हैं। ठीक है, गाड़ी में ही बोलेंगे, आओ जल्दी। ठीक है, 10 मिनट में। पीड़ित महिला जेल कर्मी का कहना है कि नौकरी पर हाजिर होने के 15 दिनों के भीतर ही सुपरिटेंडेंट जाधव ने किसी न किसी बहाने से उसे तंग करना शुरू कर दिया था। हीरालाल जाधव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी उसे सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हीरालाल जाधव इस तरह के विवाद में फंसे हों। 1995 में हीरालाल जाधव ने जेल सर्विस ज्वाइन की और तब से लेके अब तक वे 4 बार सस्पेंड हो चुके हैं। साल 2004 में कोल्हापुर में एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद जाधव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ और वो सस्पेंड हुए। बाद में महिला ने बयान वापस ले लिया। कोल्हापुर जेल में बतौर सुपरिटेंडेंट अपनी तैनाती के वक्त अपना सर्विस रिवॉल्वर खो देने के आरोप में जाधव के खिलाफ जांच हुई। साल 2005 में एबीपी न्यूज, जो कि तब स्टार न्यूज के नाम से जाना जाता था, के कार्यक्रम रेड अलर्ट में स्टिंग ऑपरेशन में नासिक जेल के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद वो सस्पेंड किए गए। 2012 में पुणे की जेल अधिकारी ट्रेनिंग कॉलेज की 12 ट्रेनी जेलरों की ओर से शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद वो सस्पेंड किए गए। इससे पहले कि हम जेलर हीरालाल जाधव पर लगे आरोपों की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, हम आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद उनके भ्रष्टाचार की कहानी। 2005 में भ्रष्टाचार की इस कहानी का खुलासा एबीपी न्यूज ने किया था। काम
कामच मी केले नाही. अहो तुम्ही आता लवकर 8 दिवसात करून देता बोलला मला, 8 दिवसात तुम्ही करून देता बोलला, म्हणजे संपली गोष्ट. लेटर द्या ना. 8 दिन कर देंगे. आणखी मग बसून मोठं काही नुसतं ते शिकून राहू द्या. ती बॅगच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हे घ्या प्लीज. कैमरे में कैद हीरालाल जाधव के भ्रष्टाचार की ये कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है. अब तक की अपनी 21 साल की पुलिसिया नौकरी के दौरान हीरालाल जाधव के 6 साल निलंबन में बीते हैं. इन आरोपों के तहत हीरालाल जाधव की वेतन बढ़ोतरी भी रोकी गई और उनका प्रमोशन भी, लेकिन उनकी नौकरी हर बार बच गई. हीरालाल जाधव का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं. वे जेल अधिकारियों के बीच होने वाली आपसी राजनीति के शिकार हुए हैं. जाधव के मुताबिक उन्हें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो जेल के भीतर होने वाले गलत कामों को रोकने की कोशिश कर रहे थे. जाधव का कहना है कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस टेस्ट से भी गुजरने को तैयार हैं. अपनी फिर से बहाली के लिए जाधव ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है और साथ ही महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपने निलंबन के फैसले को चुनौती दे रहे हैं. ये मेरे जो क्लाइंट है उनके बीच में और ये कंप्लेनेंट उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जैसा ही था. काफ़ी व्हाट्सअप है और वो व्हाट्सअप में उनका एक ही रिक्वेस्ट था कंप्लेनेंट का कि मुझे कैसे भी रहने के लिए क्वार्टर चाहिए, मुझे मेरे माँ को यहाँ लाना है. तो वो जूनियर ऑफिसर थे, उसके वजह से वो दे नहीं पाए. उनके पहले से सीनियर ऑफिसर लोगों का उसके ऊपर क्लेम था, तो उन्होंने पहले सीनियर ऑफिसर को रूल के हिसाब से अकोमोडेशन दिया, तभी से उनका झगड़ा हो गया. ये सब षड्यंत्र रचाया और उसमें इनको गलत इन्वॉल्व किया गया. बहरहाल जाधव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. उन्होंने ठाणे अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है और अदालत ने जाधव को 18 सितंबर तक अंतरिम राहत भी दी है. सनसनी के लिए मुंबई से मिलिंद भागवत के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट. वो अपने पति की अय्याशी से बेहद परेशान थी. वो अपने पति के घिनौने खेल से परेशान थी. एक नहीं बल्कि कई बार उसने अपने पति को समझाया, लेकिन इसके बाद भी जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक अश्लील एमएमएस के साथ वो थाने जा पहुंची. फिर क्या हुआ ये आप भी देख लीजिए. एक वीडियो में कैद है एक अय्याश पति की घिनौनी कहानी. पड़ोस की एक महिला के साथ पति जोर जबरदस्ती कर रहा था, अपनी घिनौनी हरकतों का वीडियो बना रहा था और अब इसी वीडियो के साथ पुलिस के पास पहुंची है गुरदासपुर की ये महिला. इस महिला की माने तो इसका पति एक नंबर का अय्याश है. उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं. कई महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करके वो उनकी अश्लील फिल्में बना चुका है. उन फिल्मों के जरिए वो शिकार बनी महिलाओं को ब्लैकमेल करता है. महिला के मुताबिक इसने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं और इसलिए मजबूर होकर इसे पति की हरकतों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी पड़ी. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣ. गुरदासपुर की रहने वाली इस महिला की माने तो इसका पति अपने रिश्तेदारों के साथ ही इसकी भी अश्लील फिल्में बना चुका है. वो इसे भी ब्लैकमेल करता है.
महिलाओं की शिकायत के बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। कल साडे कोले कंप्लेंट रिटन आई सी, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ थाना बहरामपुर ਦੇ ਵਿੱਚ FIR दर्ज कर ਦਿੱਤੀ है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ASP दीनानगर ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पुलिस अब पड़ोस की महिलाओं के साथ ही अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो तैयार करने वाले आरोपी पति की तलाश कर रही है, जो पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गया है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सनसनी। इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वो साथ जीना चाहते थे, लेकिन घर वालों को मंजूर नहीं थी उनकी मोहब्बत। वो किसी भी कीमत पर उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। परेशान होकर उन दीवानों ने एक रोज कर लिया अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला। ट्रेन की इन पटरियों पर मिट गई दो जिंदगी। दो प्यार करने वालों ने इन पटरियों पर अपनी जान दे दी। तस्वीरें खौफनाक हैं और कहानी बेहद दर्दनाक। ये तस्वीरें हैं पंजाब के मुक्तसर की, जहां ट्रेन की पटरी के किनारे मिली है एक लड़के और एक लड़की की लाश। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मौत को गले लगाया है, उससे इलाके के लोग सन्न हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेलवे स्टेशन गिद्दरबाहा के नज़दीक दौला गांव के पास एक लड़का और एक लड़की ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर गए हैं। उनकी डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अभी तक उनके शनाख्त नहीं हो सकी कि वो कहां के रहने वाले हैं। ट्रेन की पटरियों पर पड़ी इन दो लाशों के मिलने की खबर इलाके के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौका वारदात से पुलिस को लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मजमून कुछ यूं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर वालों को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमें साथ जीने नहीं देना चाहते थे। प्यार की सलामती के लिए हमने घर छोड़ा तो उन लोगों ने पुलिस से शिकायत कर दी। मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। साथ जी नहीं पाए, इसलिए साथ मर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और प्रेमी जोड़े की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। सनसनी के लिए मुक्तसर से सूरज भान की रिपोर्ट। हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग को कसम कि आप लोग निकालिए, हम लोग इंडिया जाना हम लोग ये चाहते हैं। एक गुहार सुन लो प्रधानमंत्री जी। वो घर से निकले थे अपने परिवार की बदहाल जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन वो खुद फंस गए मुसीबतों के जाल में। दास्तान वतन से हजारों किलोमीटर दूर परदेश में फंसे भारतीयों की है। उन नौजवानों की है जिनकी दर्दनाक कहानी को सुनकर अब रो रहे हैं उनके घर वाले। देखिए यह हैरान कर देने वाली कहानी। यहाँ पैसा नहीं मिलता है, खाने का बहुत तकलीफ होता है। हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग को कसम कि आप लोग निकालिए, हम लोग इंडिया जाना हम लोग ये चाहते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं बिहार कराने वाला डिस्ट्रिक्ट का। हम यहाँ पे बहुत दूर का सफर चुका हूँ। विश्वकर्मा है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरे को कंपनी में 4 महीना हो गया काम करते हुए, एक भी पगार नहीं मिला और ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि काम नहीं करोगे मार के दबा। वतन से हजारों किलोमीटर दूर परदेश में फंसे इन भारतीयों की दर्दनाक कहानी आपको रुला देगी।
ये अपने घर से एक शानदार जिंदगी का सपना देखकर निकले थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी खुद मझधार में फंस गई है। विदेश में नौकरी के नाम पर इन्हें मिला है धोखा। शानदार जिंदगी के बदले इन्हें मिली है जिल्लत। और अब इस वीडियो के जरिए इन्होंने खुद को बचाने की गुहार लगाई है। मैं इंडिया सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरा नाम अरविंद है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, गोपालगंज जिला में। जिस काम से मैं यहाँ पे आया हूँ दुबई में, वो काम नहीं है। इस जगह का नाम है राशन खैमा और यहाँ पैसा नहीं मिलता है, खाने का बहुत तकलीफ होता है। हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग को कैसा कि आप लोग निकालिए, हम लोग इंडिया जाना हम लोग यही चाहते हैं। 4 महीना मेरा हो गया है, मेडिकल मेरा हो गया है। मैं प्रमोद कुमार यादव डिस्ट्रिक्ट बांदा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे करके हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हम लोगों को टॉर्चर करने की भी धमकी दिया जा रहा है। कभी देश से बोलता है मैं कभी निकलने नहीं दूंगा, यहीं पे तुम्हें सब कुछ रखूँगा हर हमेशा के लिए, कभी नहीं जाने दूंगा, दफना दूंगा इस बालू में तुम लोगों को, कभी नहीं निकलने दूंगा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी सर, न खाने के लिए पैसा मिलता है, न कहीं कुछ मिलता है। हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं सर। हम लोग को बहुत जल्दी निकालने की कोशिश किया जाए सर, नहीं तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे और कोई आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, सब लोग मर जाएगा। मेरा नाम प्रभाकर विश्वकर्मा है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरे को कंपनी में 4 महीना हो गया काम करते हुए। मेरे को आज तक एक भी पगार नहीं मिला और ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि काम नहीं करोगे तो मार के दबा दूंगा। और अभी इस समय मेरे पास खाने तक का पैसा नहीं है। इंडिया सरकार से एक गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द इंडिया बुला लिया जाए। भारत से हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में फंसे इन भारतीयों को दलालों ने मोटी रकम लेकर वहां भेजा है। इनसे वादा किया गया था कि सऊदी अरब में इन्हें अच्छी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि इनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। नौकरी के नाम पर इन्हें छला गया है और अब इनकी जिंदगी खतरों से घिर गई है। परदेश में पल पल घुटते इन भारतीयों ने अपनी बेबसी का ये वीडियो खुद ही तैयार किया है। एक बार फिर से सुनिए इस वीडियो में दर्ज इनकी ये दर्दनाक कहानी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं प्रमोद कुमार यादव डिस्ट्रिक्ट बांदा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे करके हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हम लोगों को टॉर्चर करने की भी धमकी दिया जा रहा है। कभी देश से बोलता है मैं कभी निकलने नहीं दूंगा, यहीं पे तुम्हें सब कुछ रखूँगा हर हमेशा के लिए, कभी नहीं जाने दूंगा, दफना दूंगा इस बालू में तुम लोगों को, कभी नहीं निकलने दूंगा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी सर, न खाने के लिए पैसा मिलता है, न कहीं कुछ मिलता है। हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं सर। हम लोग को बहुत जल्दी निकालने की कोशिश किया जाए सर, नहीं तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे और कोई आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, सब लोग मर जाएगा। सऊदी अरब में फंसे इन भारतीय नौजवानों में से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का विनोद कुमार भी है। विनोद के घर वालों ने जब से ये वीडियो देखा है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार विनोद की याद में रो रहा है। माँ, दादी, पत्नी, हर कोई आंसू बहा रहे हैं। विनोद के पिता की माने तो उनका बेटा वडोदरा के एक एजेंट के जरिए सऊदी अरब गया था। एजेंट ने मोटी रकम लेने के बाद विनोद से कहा था कि सऊदी अरब में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां नौकरी के बदले उसे मिला धोखा, गुलामी मिली। विनोद परदेश में फंस गया और अब पूरा परिवार उसकी यादों में बिलख रहा है। सर, हमारा बेटा सूरत गया है 16 जुलाई को, वहां से 19 जुलाई को दुबई गया है। आज तक कोई उसका खबर नहीं मिल रहा। उसके ऊपर बेईमानी हो रही है और उसका खाने पीने का यहाँ से 1 किलो चारा लेके गया है, तो वो 5 दिन वही चारा चबाए रहा है। आज तक उसको कोई पैसा देने वाला भी नहीं है और ये कह रहा है कि अगर कोई खबर नहीं ले जाएगा तो मैं यही मर जाऊंगा। अगर वो मर जाएंगे तो हमारा सारा परिवार डूब के मर जाएगा। विनोद के पिता के मुताबिक सऊदी अरब में फंसे अपने लाडले बेटे को वापस लाने के लिए इन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली।
यहाँ जो है विदेश मंत्री और सांसद और मुख्यमंत्री प्रधानाचार्य सब मतलब इस तरह से हम तड़प के मर रहे हैं, हमारा सर कोई सुन नहीं। हालांकि इस मामले पर बांदा के जिला अधिकारी का कुछ और ही कहना है। प्रयास यह है कि वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए उनके संज्ञानार्थ यहाँ से भेजे जाएंगे जो दस्तावेज हैं। वहाँ अवैध रूप से बंधक बनाए जाने का केस है, तो हम लोग परिवार की हर संभव सहायता जो प्रशासनिक रूप से यहाँ जिले स्तर पर हो सकती है वो करेंगे, और जो भी सरकारी सहायता अन्य क्षेत्रों से दिल्ली या लखनऊ से हो सकती है उसके लिए यहाँ से पत्र भी भेजेंगे। बांदा के जिला अधिकारी का कहना है कि विनोद के परिवार वाले अगर लिखित जानकारी देते हैं तो विनोद की मदद के लिए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार से भी दरखास्त करेंगे। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद वीडियो में दिख रहे दूसरे भारतीय नौजवान के परिवार वाले भी बेहद चिंतित हैं। वो लोग भी अब मांग रहे हैं इनकी सलामती की दुआ। अब देखना ये है कि भारत सरकार सऊदी अरब में फंसे इन भारतीयों की मदद के लिए क्या कदम उठाती है। और यहाँ पैसा नहीं मिलता है, खाने का बहुत तकलीफ होता है। हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग को कैसा भी आप लोग निकालिए, हम लोग इंडिया जाना हम लोग यही चाहते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं बिहार कराने वाला हूँ रेल डिस्ट्रिक्ट का। हम यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। जब हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं है, हम ऐसा है कि हम लोग निकालने की कोशिश किया जाए यहाँ से। मैं मनोज कुमार यादव डिस्ट्रिक्ट बांदा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे करके हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हम लोगों को टॉर्चर करने की भी धमकी दिया जा रहा है। कभी देश से बोलता है मैं कभी निकलने नहीं दूंगा, यहीं पे तुम्हें सब कुछ रखूंगा हर हमेशा के लिए, कभी नहीं जाने दूंगा, दफना दूंगा इस बालू में, तुम लोगों को कभी नहीं निकलने दूंगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी सर। सऊदी अरब में फंसे इन भारतीयों की आखिरी उम्मीद अब भारत सरकार से ही है। ऐसे में हम भी यही चाहते हैं कि सरकार इनकी वापसी के लिए उचित कार्रवाई करे। सनसनी के लिए अभय निगम की रिपोर्ट। सनसनी। तू मेरी नहीं होगी तो किसी और का भी मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। यह धमकी थी एक सिरफिरे आशिक की। वो किसी भी कीमत पर एक लड़की को हासिल करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, और जब लड़की तैयार नहीं हुई तो सिरफिरे ने उसे तेजाब से जलाकर मार डाला। कहानी बेहद डरावनी है। तैयबा ही नाम था उसका। वो बेहद खुश मिजाज स्वभाव की थी, मिलनसार थी, सबकी चहेती थी। घर वालों ने बड़े ही नाजों से पाला था उसे। लेकिन फूल सी दिखने वाली तैयबा अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक सिरफिरे की खौफनाक करतूतों की शिकार बन गई। सिरफिरे ने उसे तेजाब से जलाकर मार डाला। मथुरा की रहने वाली तैयबा के घर वालों की माने तो उनकी लाडली बेटी पर पड़ोस के ही एक सिरफिरे की नजर थी। वो तैयबा पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। वो कहता था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। तैयबा के घर वालों के मुताबिक उस सिरफिरे की कई खतरनाक धमकियों के बाद भी जब तैयबा उसके आगे नहीं झुकी तो सिरफिरे ने अपने घर की कुछ औरतों के साथ सो रही तैयबा पर तेजाब डाल दिया और फिर मौके से भाग गया। रात के 1:25 पर मेरे ऊपर डाला, मेरी मम्मी के ऊपर डाला और मेरी बहन के ऊपर डाला। मेरी बहन का इंतकाल हो गया सर। जैसे मेरी बहन का इंतकाल हुआ, मैं जो चाहती हूँ जिसने तेजाब चारों ने डाला उन्हीं की मौत हो जाए सर। 2 महीने तक तैयबा अस्पताल में मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। तैयबा की अस्पताल में ही मौत हो गई। तैयबा की मौत के बाद अब उसके घर में कोहराम मचा है। गुस्साए घर वालों ने जमकर हंगामा किया। अब घर वाले चाहते हैं कि जिस सिरफिरे ने मासूम तैयबा की जिंदगी छीन ली उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सनसनी के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। जुर्म से लड़ने और
अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी दीजिए सनसनी का साथ। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर है या आप खुद हुए हैं किसी जुर्म के शिकार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818234551। और हां, फेसबुक पर सनसनी के पेज को भी आप जरूर देखिएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी